आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार और आपका मेरे चैनल में एक बार पुनः स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। और आज कोई ज्ञानवर्धक या कोई ऐसे जटिल विषय पर कोई वीडियो नहीं है, बल्कि आज स्वयं मेरा गांव जिस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, और गांव का नाम है घेस। बहुत लोगों ने उस नाम को उससे सुना होगा। उसके बारे में कुछ जानकारी या उसका परिचय रखना चाहता हूँ और अंत में एक संदेश उस गांव के वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ। एक जो घेस क्षेत्र है वो उत्तराखंड के जनपद चमोली में विकासखंड देवाल का एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जिसमें 4 गांव स्थित हैं। एक स्वयं घेस, दूसरा हिमनी, तीसरा पिनाव और चौथा बलाण। इस घेस के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं। उसके कारण ये था कि एक अलग थलग गांव रहा है और एक लंबे समय तक सड़क मार्ग से अछूता रहा। 2009 तक यहाँ पर सड़क मार्ग नहीं था। 2009 में ही यहाँ सड़क की सुविधा उपलब्ध हो पाई और यहाँ के लोगों ने बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत किया है, कर रहे हैं, करते थे। और इसी के लिए कई लोगों ने कहा कि घेस के ऊपर कोई देश नहीं। ये एक बड़ी पहचान सी घेस को दे दी गई और उसके बाद उसी बात पर ये बात बढ़ती रही, लोग यही रटते रहे, यही चलता रहा। एक दिन मेरे एक मित्र हैं कमल चौहान, जो माणा गांव के हैं। उनसे मेरा कुछ ऐसी जिक्र होता है अपने गांव के बारे में, तो मैंने कहा कि भाई हमारा घेस गांव है, जिसको लोग कहते हैं कि घेस के आगे कोई देश नहीं। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब क्या ये उल्टा हो सकता है? क्या इसको हम सुलटा कर सकते हैं? उनकी भाषा में उन्होंने कहा, क्या हम इसको सुलटा कर सकते हैं? मैंने कहा कैसे? तो बोलते हैं कि क्या हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये देश का पहला गांव है, देश का पहला गांव माणा, देश का पहला गांव घेस। तो कुछ विचार में दम दिखा और मैंने उस पर सोचना प्रारंभ किया और ये निष्कर्ष मैंने भी निकाला कि वास्तव में जो व्यक्ति घेस में जन्मा हो उसके लिए वो पहला ही गांव होगा, उसके लिए वो पहला है और उसके बाद आगे उसके लिए देश है या विदेश है। तो ये विचार मेरे दिलो दिमाग में आया और उसी गांव का परिचय मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो घेस कैसे कैसे फैला हुआ है, क्या क्या उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, कितनी उसकी बस्तियाँ हैं। तो इन्हीं सब बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है आपको वीडियो पसंद आएगी। और चलिए अब आगे घेस की यात्रा करते हैं। लीजिए अब मैं आपको घेस की यात्रा कराता हूँ। और ये जब घेस में सड़क बनी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा इस सड़क बनाई गई थी। 2009 में सड़क का निर्माण पूर्ण हुआ और ये घेस की समुद्र ऊंचाई बताई गई है 2687.63 मीटर, जो कि ये घेस की ऊंचाई है। और आगे चेतावनी दी गई है कि आगे बर्फबारी और पाला बहुल क्षेत्र है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। जब हम लोग देवाल से घेस की ओर बढ़ते हैं तो घेस की जो पहली बस्ती है वो कोलंगरी के नाम से आती है, जो ये है। इसमें 3 प्रमुख बस्तियां हैं छोटी छोटी। ये नैलपान इसको कहा जाता है कोलंगरी की, इसको ताला कोलंगरी कहते हैं और इसको माला कोलंगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुछ परिवारें रहते हैं, कुछ 4-5 परिवारें यहाँ पर रहती हैं, 2 परिवारें यहाँ पर रहती हैं और यहाँ से घेस का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से लेकर के इस कोलंगरी बस्ती से लेकर अंतिम जो घेस की बस्ती है क्वाना, वहां तक की दूरी 9 किलोमीटर है। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने बड़े क्षेत्र में घेस गांव विशेषकर फैला हुआ है। ये घेस की अगली बस्ती है जब हम लोग कोलंगरी से आगे घेस की तरफ बढ़ते हैं, जिसको नाब के नाम से जाना जाता है।
काफी लोग यहाँ पर स्थायी रूप से रहते हैं। अच्छे अच्छे मकान यहाँ पर बने हैं। कुछ लोग यहाँ पर कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ लोग स्थायी रूप से रहते हैं, जिसको नाव के नाम से जाना जाता है। नाव के आगे जब हम लोग बढ़ते हैं लगभग आधा किलोमीटर आगे, तो ये किखोला क्षेत्र इसको कहा जाता है, किखोला बस्ती इसको कहा जाता है। और ये पाला किखोला के नाम से जाना जाता है, जिसमें अनेक लोग इसमें निवास करते हैं और बहुत अच्छी मकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। उसके बाद ठीक इसके सामने आगे की ओर जाइए, जब इस रोड से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये मोटर मार्ग है, इससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये माला किखोला के नाम, पाला किखोला के सामने माला किखोला ये क्षेत्र दिखाई देता है, जिसमें कुल 3 बस्तियां यहाँ पर, छोटी छोटी 3 बस्तियां दिखाई देती हैं। एक बस्ती ये है, एक बस्ती ये है और एक छोटी सी बस्ती ये है। और ये खुद मेरा स्वयं का घर है, पुश्तैनी घर है, माला किखोला में है ये मेरा घर। ये मेरा स्वयं का अपना घर है और यहाँ पर हम लोग अपना बचपन हम लोगों ने बिताया है और यहीं से हमने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की है। और ये मेरा घर। उसके बाद जब माला किखोला के सामने जब हम लोग देखते हैं तो ये माला किखोला का जंगल सामने आता है, जहाँ से चारा पत्ती या और भी लकड़ी है या उसके अलावा जो भी आवश्यक चीजें होती हैं वो इस जंगल से प्राप्त होती हैं इन बस्तियों को। ये कुछ यहाँ पर अस्थायी रूप से यहाँ पर रहते हैं लोग, जो विशेषकर गर्मियों के दिनों में यहाँ पर लोग निवास करते हैं अपने मवेशियों के साथ। और उसके बाद जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो यहाँ से वापस होने लगते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र माला किखोला के सामने और पाला किखोला के ऊपर ये क्षेत्र जंगल का क्षेत्र है, जहाँ चरान क्षेत्र इसको माना जा सकता है। मवेशियां, गाय, भैंस, बकरी यहाँ पर चराने के लिए ले जाई जाती हैं और जो आवश्यक चारा पत्ती है वो इसी जंगल से गांव वासियों को, बस्ती वालों को प्राप्त होती है। ये सबसे खूबसूरत क्षेत्र है घेस का, जिसको सरमता के नाम से जाना जाता है। ठीक माला किखोला के ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको सरमता कहा जाता है। यहाँ पे कुछ लोग स्थायी रूप से रहते हैं, कुछ लोग गर्मियों के मौसम में आते हैं, सर्दियों के मौसम में असली जो घेस की जो मुख्य बस्ती है डोलिंगधार, वहां चले जाते हैं। अपने मवेशियां यहाँ पर बहुत ज्यादा पाली जाती हैं लोगों के द्वारा। तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत क्षेत्र है जिसको सरमता कहा जाता है। अच्छी अच्छी मकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा दृश्य है फिर सरमता और माला किखोला का। यहाँ से ये माला किखोला की पहली बस्ती, फिर दूसरी बस्ती, फिर तीसरी बस्ती और ये फिर पूरा सरमता का क्षेत्र है। ये फिर सरमता के एक क्षेत्र कुछ भाग है, उसके सामने देखिएगा पूरा हिमालय पर्वत दिखाई देता है। हिमालय के दर्शन हमेशा यहाँ से होते रहते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से होते हैं। और विशेषकर जब बादल नहीं होते हैं तो बहुत अच्छा दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। ये फिर एक बार और सरमता का पूरा क्षेत्र है, जिसमें पूरा क्षेत्र इसमें कवर किया हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ जाएं तो ये जंगल है। सरमता से जब हम लोग इस ओर बढ़ते हैं तो यहाँ बुग्याली क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है इस एरिया में। और यहाँ पर अच्छे अच्छे बुग्याल स्थित हैं, जिनमें से पहला बुग्याल ये है। जब सरमता से हम लोग आगे की ओर ऊपर की चढ़ाई की ओर बढ़ते हैं, जिसको दयालखेत के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत खूबसूरत बुग्याली क्षेत्र है। घने घने जंगल हैं, जिसमें खरसू और तेलंग, इसके बांज, बुरांस, इसके जंगल यहाँ पर प्रमुख रूप से, पेड़ इसमें प्रमुख रूप से हैं। और जब बांज, बुरांस यहाँ पर खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत ये दृश्य यहाँ का दिखाई देता है। बहुत अच्छी सीनरी यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर मवेशियां चरान के लिए आती हैं, मवेशियों को चराया जाता है। फिर आगे ये जब हम लोग दयालखेत से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो घेस क्षेत्र का सबसे खूबसूरत बुग्याल है, जिसको बगजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत खूबसूरत ये बुग्याल है, जहां से बहुत सारा दृश्य यहाँ से दिखाई देते हैं। कुमाऊं का दृश्य दिखाई देता है। उसके बाद इधर ग्वालडम का क्षेत्र यहाँ से दिखाई देता है। उसके अलावा बागेश्वर क्षेत्र यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ पर गर्मियों के मौसम में
गाय और भैंस यहाँ पर अधिकांश छोड़ दिए जाते हैं, जो दिन भर यहाँ चरते रहते हैं, विचरते रहते हैं। फिर शाम को इन्हीं के आसपास कहीं पर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन पेड़ों में आसरा लेते हैं। जब सर्दियाँ आती है तो फिर लोग फिर इन मवेशियों को अपने घरों में ले आते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बगजी क्षेत्र बड़ा खूबसूरत है, जो हर एक को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद बगजी के ठीक सामने एक प्राकृतिक तालाब है जिसको मणिताल के नाम से जाना जाता है। ये मणिताल एक बड़ा खूबसूरत दृश्य है और इसमें जो जानवर हैं वो अपनी प्यास बुझाते हैं और ये साल भर इस तालाब में पानी बना रहता है। बहुत गहरी ये तालाब है, इसको आप प्राकृतिक झील का नाम भी दे सकते हैं और बहुत खूबसूरत ये अपनी ओर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। 3 ओर से ये लगभग बहुत घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें ये रागा का जंगल है और उसके बाद इधर से ये खरसू का जंगल यहाँ पर घेरे हुए है और काफ़ी लोग यहाँ पर अपना आते हैं, समय बिताते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो ये है मणिताल का दृश्य। ठीक ये फिर बगजी का एक विहंगम दृश्य है। कई पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं, आनंद लेते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं और उसके बाद फिर कई यादों के साथ वापस लौटते हैं। ये पूरा घेस का जंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके ठीक अगर ऊपर की तरफ जाते हैं या इसको पार करते हैं तो फिर कुमाऊं क्षेत्र यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसमें एक तरफ दानपुर क्षेत्र शुरू होता है, एक तरफ फिर और ये पिंडर क्षेत्र लगता है, लेकिन बहुत दूरी पर जाने के बाद ये क्षेत्र दिखाई देता है। ये और विहंगम दृश्य है बगजी बुग्याल का, जिसमें बहुत बड़े बड़े बुग्याली मैदान, ढलान वाले मैदान, मखमली घास वाले मैदान यहाँ पर स्थित हैं, जो बहुत अच्छे तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो प्रकृति प्रेमी हैं वो यहाँ पर आना बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा ठीक गेरुघाट एक जगह है जो बगजी के ठीक सामने दिखाई देती है, नीचे की तरफ डाउन में आने पर। ये गेरुघाट का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है, विशेषकर सवाड़ एक गांव है देवाल विकास खंड का। वहां के लोग यहाँ पर कुछ समय में आया करते थे, जब बरसात का मौसम लगता है तो यहाँ पर आया करते थे और अपने मवेशियों को लाते थे और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा रिंगाल का काम वो करते थे। उसके अलावा जो अपने कृषि संयंत्र हैं उनको बनाते थे, जिसमें नसूड़ा हुआ या हल की लाट हुई या हल्का और उपकरण हुए, ये सब यहाँ पर वो प्राप्त करते थे। फिर उसके बाद अपने घरों को ले जाते थे। अपने मवेशियों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रखते थे और उनको बहुत अच्छा जंगल प्राप्त होता था। लेकिन अब धीरे धीरे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा है समय तो लोग यहाँ पर आना अब कम कर रहे हैं। ये कुछ छप्पर जो एक अस्थाई शेल्टर बनाए जाते हैं कुछ समय के लिए, ये दिखाई दे रहा है, पुराने जमाने का छप्पर है। और ये जो सफेद सफेद बर्फ गिरी हुई है, ये है गेरुघाट का दृश्य, जो कि कृषि और पशुपालन के रूप में विख्यात रहा है अतीत में। पहले आज इसका महत्व बहुत कम हो गया क्योंकि यहाँ पर अब लोग मवेशियों के साथ बहुत कम आया करते हैं। उसके बाद एक ये क्षेत्र है जो ठीक सरमता के सामने पड़ता है और जिसको मोरी खरीक के नाम से जानते हैं। ये मोरी खरीक चारा पत्ती के लिए और पशुओं की चराई के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर पशु दिन भर यहाँ पर आते हैं, चरते हैं, फिर शाम को लोग ले जाते हैं। तो मोरी खरीक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें पेड़ भी हैं और खरीक का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर छोटे छोटे मैदान से हैं, घास के मैदान हैं, तो ये मोरी खरीक का क्षेत्र ये है। उसके बाद जब हम लोग सरमता से आगे की ओर बगजी की ओर बढ़ते हैं तो बीच रास्ते में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर आता है जिसको गुरु मोड़ के नाम से जाना जाता है। ये एक बड़ा विलक्षण तरह का मंदिर है। यहाँ पर गुरु देवता की पूजा की जाती है और गुरु देवता का जो मंदिर है वो एकदम खुले में है। एक पेड़ है, उसके नीचे फिर एक मोड़ सा बना रखा है पत्थरों के द्वारा और यहीं पर गुरु देवता की पूजा होती है। गुरु देवता को पशुओं के रूप देवता के रूप में वहां पर पूजा जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि जो गुरु देवता है, जब कभी मवेशियों को जंगलों की ओर बुग्यालों में रखा जाता है, जंगल में रखा जाता है, तो गुरु देवता उनकी रक्षा करते हैं। उनके लिए चढ़ावा लाया जाते हैं
ये देखिए कई चढ़ावे यहाँ पर चढ़ाए गए हैं, पीले वस्त्र, सफेद वस्त्र, उसके बाद चिमटे हैं, कुछ और अलग तरह के घंटियां हैं, और उसके अलावा ये शंख हैं, और बहुत सारे जिनको त्रिशूल भी कह सकते हैं उसके रूप में यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। यहीं पर भोजन बनाया जाता है और सात्विक पूजा होती है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु देवता की ये सात्विक पूजा होती है पूरे क्षेत्र में, और ये एक बड़ा अच्छा संदेश भी क्षेत्र को जाता है। ये फिर दूसरी तरफ से गुरु देवता का एक बहुत सारे घंटियां, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे त्रिशूल, बहुत सारे चिमटे गुरु देवता को इस तरह में चढ़ाए जाते हैं और वहाँ पर रखे जाते हैं, और गुरु देवता के दर्शन किए जाते हैं। जब कभी जंगल की ओर जाते हैं कोई भी, तो फिर सबसे पहले यहाँ पर दर्शन करके जाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु देवता आप हमारी रक्षा करेंगे और सकुशल हमें घर वापस लाएंगे। उसके बाद जब हम लोग किखोला से आगे बढ़ते हैं तो ये घेस गांव का मुख्य बस्ती है। ये घेस गांव की मुख्य बस्ती, जिसको दोलिंगधार के नाम से जाना जाता है, ये वाली। और ठीक इसके सामने देखें तो ये हिमनी का गांव शुरू हो जाता है। ये सड़क मार्ग जा रहा है और ये हिमनी का क्षेत्र है। यहाँ से फिर हिमनी गांव प्रारंभ हो जाता है। तो ये घेस गांव और हिमनी एक साथ हैं। ये घेस गांव की मुख्य बस्ती दोलिंगधार है, जिसमें ये GIC घेस की ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और ये असली घेस की बस्ती यही है जिसको दोलिंगधार के नाम से जाना जाता है। घेस का जो व्यवसाय केंद्र है वो यहाँ पर, ये चौराधार इसको बोला जाता है। यहाँ पर कई दुकानें हैं और व्यवसाय का मुख्य केंद्र है, व्यापार का मुख्य केंद्र है। उसके बाद दूसरी तरफ से जब हम लोग घेस को देखते हैं तो घेस का जो दोलिंगधार बस्ती है वो इस तरह से दिखाई देता है। और ये दोलिंगधार ये हुआ, और ठीक इसके इधर को ये ग्वाड़ों के नाम से जाना जाता है। ये खेत हैं, खेत में गेहूं की फसल उग रही है, बहुत अच्छी ये सारी मानी जाती है। बहुत अच्छे खेत हैं, बड़े उत्पादक, ये उत्पादक के मामले में बहुत आगे हैं। तो ये घेस का दृश्य। घेस के सामने पिनाऊ गांव आता है, और पिनाऊ गांव एकदम यूं कहें कि चट्टान पर बसा जैसा है। तो ये पिनाऊ की एक बस्ती है, और इस पिनाऊ गांव की खासियत यह है कि बहुत छोटा गांव है और यहाँ पर एक ही जाति के लोग निवास करते हैं, दानू लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और लगभग 20-22 परिवार यहाँ पर हैं। तो ये एक गांव, ये पिनाऊ की एक बस्ती ये है, और दूसरी बस्ती ये है जिसको घर के नाम से वो कहते हैं। और जो ये लाल और पीले रंग के खेतों में दिखाई दे रहा है, ये चौलाई की खेती की जा रही है, जिसको रामदाना, चौलाई या चूहा के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी खेती यहाँ पर हुआ करती थी और आज भी होती है, लेकिन पहले बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर चूहा बोई जाती थी और उसका उत्पादन किया जाता था। ये दोनों बस्तियां दिखाई दे रही हैं पिनाऊ गांव की। ये इसको धनिंगाधार के नाम से जाना जाता है और इसको घर के नाम से जाना जाता है, और दोनों में ये पैदल रास्ता दिखाई दे रहा है। ठीक इसके ऊपर का ये दृश्य है। इसके ठीक अगर इस तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो आली बुग्याल प्रारंभ हो जाता है, यहाँ से लेकर के फिर वही नंदा क्षेत्र जिसको हम लोग हेमकुंड के नाम से जानते हैं, या और होमकुंड के नाम से जानते हैं। तो ये शुरू हो जाता है। घेस गांव के ठीक नीचे बाईं तरफ एक नई बस्ती है जिसको सिरुआ के नाम से जाना जाता है। अलग तरह की बस्ती है ये, और ये उत्पादन के क्षेत्र में बहुत आगे है। इस क्षेत्र में गेहूं, चौलाई बड़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं, और ककड़ी और आड़ू की एक पेटी मानी जाती है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर ककड़ी, खीरा जिसको हम लोग कह सकते हैं, और आड़ू बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। ये घेस गांव की बस्ती चियांधार के नाम से है, और ये बहुत पुरानी बस्ती है। ये भी यहाँ पर सभी लोग जो चियांधार बस्ती में निवास करते हैं वो अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, और पहले से ही पारंपरिक रूप से ये चले आ रहे हैं और यहीं पर वो निवास करते रहे हैं। ये घेस की अंतिम बस्ती है जिसको क्वाना के नाम से जाना जाता है, क्वाना। और क्वाना कोलगरी से लेकर क्वाना तक की जो दूरी है वो 9 किलोमीटर की है। तो ये समझा जा सकता है कि गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, और कितने बड़े क्षेत्र में घेस गांव फैला हुआ है ये हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। घेस गांव की आस्था के केंद्र हैं ये मंदिर। ये सलपाती का मंदिर है, देवी का मंदिर है। ये देवी का मंदिर है, यहाँ पर देवी की मूर्तियां स्थापित की गई है।
यहाँ पर सलपाती होती है, जो एक पंचायती कार्य होता है। सभी देवी देवताओं को यहाँ पर अवतरित कराया जाता है। बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़ी भक्ति भाव के साथ यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी इष्ट देवी की पूजा अर्चना करते हैं। झोला चांचड़ी यहाँ पर लगाई जाती है और ये उसके ठीक ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ये मंदिर है, गोलू देवता का मंदिर है और इसके ठीक सामने भूमियाल देवता का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर भी बहुत सारे पंचायती कार्य किए जाते हैं गोलू देवता के नाम पर। तो ये कुल मिलाकर के जो ये थी, और ठीक इसके आगे अगर हम लोग इधर को जाएं तो यहाँ पर ये यहाँ से आगे को बढ़ते हैं तो चैनधार की बस्ती है और चैनधार से जब हम लोग इधर को आते हैं तो ये आस्था के मंदिर हैं और सलपाती का मंदिर, देवी का मंदिर यही यहाँ पर स्थित है। घेस के सामने बहुत सारे हिमालयी दृश्य दिखाई देते हैं। एक पर्वत ये दिखाई देता है जिसको कैलवा विनायक या बूढ़ा कैलवा विनायक के नाम से जाना जाता है। ये काले रंग का है, इसकी एक खासियत है। ये त्रिशूली पर्वत है जो बड़ा खूबसूरत दिखता है और सुबह सुबह जब आदमी उठ करके बाहर निकलता है तो एकदम त्रिशूली के दर्शन होते हैं और यहाँ पर धूप खिली होती है तो बड़ा मन को सुकून मिलता है और बड़ा आनंद इस दृश्य को देखकर प्राप्त होता है। ये हिमालय का, त्रिशूली का, कैलवा विनायक का ये पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है जो कि ठीक बिल्कुल घेस के सरमता से या घेस गांव से इसके दर्शन होते हैं। ये और विहंगम दृश्य है हिमालयी क्षेत्र का। जब कभी बर्फबारी होती है तो घेस का दृश्य कुछ इस तरह से होता है। इस फोटोग्राफ में बर्फ कम मात्रा में, लेकिन इससे ज्यादा बर्फ वहां पर गिरा करती है। ये जंगलों में इस तरह का दृश्य दिखाई देता है जब बर्फबारी होती है। ये घेस गांव का बड़े बड़े जो जंगल हैं उनमें से एक जंगल सुराई का जंगल बहुत प्रसिद्ध रहा है वहां पर, कि घेस गांव के आसपास में जहां से सड़कें गुजर रही हैं उसमें सुराई के बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। सुराई के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन जब से मोटर मार्ग का निर्माण हुआ है इस जंगल को नुकसान भी हुआ है। ये जो दिख रहा है ये भूस्खलन होने लग गया है। ये जो है ये सड़क आ रही है यहाँ से और इस सड़क के कटने से बहुत सारा भूस्खलन इन जंगलों में हुआ, लेकिन फिर भी अब थोड़ा बहुत नियंत्रण में आने लग गया है। तो ये सुराई का जंगल यहाँ की एक बहुत बड़ी प्राकृतिक संपत्ति रही है। ये वहाँ का शिव मंदिर है जो घेस गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से इसका निर्माण किया और इसमें यहाँ पर शिवरात्रि के दिन बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, शिव भगवान को पूजा जाता है। ये घेस गांव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। घेस गांव में जड़ी बूटियों का जड़ी बूटियों का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है और यहाँ से फिर इनका निर्यात किया जाता है, इनको बेचा जाता है। ये जो खेत है ये कटकी का खेत है। ये कटकी बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर उगाई जाती है। उसके अलावा अतीस हुआ, डोलू हुआ या चोरू हुआ या उसके अलावा कूट एक मेडिसिनल प्लांट और है। इन मेडिसिनल प्लांट्स का, जिन जड़ी बूटियों का बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर उत्पादन होता है और व्यावसायिक रूप में उत्पादन होता है। जो खरीदार होते हैं वो गांव में ही जाते हैं, वहीं पर किसानों से खरीद करते हैं और एकदम नगद पैसा उनको प्राप्त होता है। ये जो कटकी है ये लगभग 3 साल में तैयार हो जाती है और बहुत महंगे दामों में बिकती है। लगभग 15 से लेकर 20 मतलब यूं कहें 1500 लेकर के 2000 तक इसकी कीमत, प्रति किलो इसकी कीमत वहीं किसान को प्राप्त हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो पारंपरिक खेती है उस खेती से हट करके लोग वहां पर जड़ी बूटी का उत्पादन करने लग गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये घेस में आलू उत्पादन का एक दृश्य है। आलू वहां पर उत्पादित किए जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में और एक लंबे समय से उत्पादित होते रहे हैं और घेस में हमेशा आलू की पेटी माना जाता है और एक आलू की नस्ल वहां पर अलग तरह की है और वैरायटी अलग तरह की है कि बहुत ज्यादा डिमांड इस आलू की दिखाई देती है। और ये घेस गांव का इंटरमीडिएट कॉलेज है जो यहाँ पर लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं और बच्चे वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। और पहले ये जूनियर हाई स्कूल था, फिर हाई स्कूल हुआ, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ। और ठीक यहाँ पर इसके इस साइड में जो ये दिख रहा है ये वाला दृश्य, तो ये घेस गांव का प्राइमरी स्कूल है। तो कुल मिलाकर के घेस गांव के ये दृश्य हैं
और यही घेस गांव है और यह घेस गांव का अपना एक अलग महत्व रहा है। तो आशा है कि आपको ये घेस गांव का दृश्य देखने में आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग इस घेस गांव को घूमने आना चाहेंगे। और एक और उपलब्धि घेस गांव की इस बार रही है कि घेस से नगाड़ तक का जो ट्रैक एरिया है उसको ट्रैक ऑफ द ईयर बनाया गया है इस साल। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि घेस गांव की रही है और इन्हीं आसपास लोग अपना निवास करते हैं, विचरते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैंने आपको घेस को समझाने का प्रयास किया। अब मैं अंत में एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो घेस को एक जाने अनजाने पहचान दे दी गई कि घेस के आगे नहीं है कोई देश, या एक अलग नजरिए से घेस को देखा जाने लगा। और जब किसी क्षेत्र को, किसी गांव को, किसी व्यक्ति को, किसी समाज को एक पहचान किसी और के द्वारा दे दी जाती है और उसी से वो जाना जाता है, वो पहचान अच्छी भी हो सकती है और वो पहचान बुरी भी हो सकती है, तो उस पहचान से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि जो सामने वाला होता है, जिसको पहचान दे दी जाती है, वो उस पहचान को स्वीकार नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं तू वही है, तू मान। और जब विशेषकर नकारात्मक रूप में जब किसी को कोई पहचान दे दी जाती है तो एक बड़ा मुश्किल होता है उस व्यक्ति को आगे उस पहचान से उभर पाना, उस पहचान को छोड़ पाना, उस पहचान से अपने आप को पृथक कर लेना एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है। और काफ़ी हद तक, कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं भी उसी पहचान से जुड़ा रहा, लेकिन एक समय के बाद मैंने उस पहचान को छोड़ दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पिछड़ा हूँ, मेरे अंदर विचार नहीं आ सकते, मैं आधुनिक नहीं बन सकता, मैं औरों की बराबरी नहीं कर सकता। ये कुछ चीज़ें दर्शा दी जाती हैं या बता दी जाती हैं जब विशेषकर हम लोग एक नकारात्मक रूप में किसी क्षेत्र को, किसी व्यक्ति को, किसी समाज को स्थापित कर देते हैं। ये अवश्य सोचना चाहिए हमें कि मैं जो बोल रहा हूँ, जिसको मैं जो पहचान दे रहा हूँ, क्या ये पहचान सही है? क्या मुझे इस पर मनन करने की आवश्यकता है? क्या जो सामने वाला, जिसको मैं इस तरह से शब्द दे रहा हूँ, क्या उन शब्दों को स्वीकार करने के लिए तैयार है? ये ही मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि हम जो नकारात्मक पहचान हमें दे दी जाती है, हम उससे ऊपर उठें और सही रूप में जो हमारे अंदर जो वास्तविकताएं हैं, जो हमारे अंदर जो प्रतिभाएं हैं, हम जो करना चाहते हैं, अपने दिलो दिमाग की जो हम लोग सुन करके जो करना चाहते हैं, उसको करने में हम लोग सक्षम बने। यही इस वीडियो का मेरा उद्देश्य था। आपको कैसा लगा ज़रूर आप लोग अपनी टिप्पणी ज़रूर करिएगा। और भी कुछ मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपके बीच आता रहूँगा, और इन्हीं सब शुभ आकांक्षाओं के साथ आप सबका धन्यवाद।